20 दिसंबर 1968 को कैलिफोर्निया के लेक हर्मन रोड पर, जहां रात को ट्रैफिक लगभग जीरो होता है, इस रात एक रेमलर कार रोड साइड पर पार्क मिली। कार में 17 साल का डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लो जॉनसन बैठे थे। फिर कार के पीछे एक अज्ञात कार आकर रुकी। किलर धीरे से उतरा, विक्टिम्स को बाहर निकाला और बिना किसी कन्वर्सेशन के उन पर फायर कर दिया। बेटी लो को मल्टीपल गन शॉट लगे, जिससे उसकी डेथ हो गई, और डेविड के हेड पर बुलेट से फायर किया। क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला और किसी भी स्ट्रगल का कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे किलर को आइडेंटिफाई किया जाए। अटैक टोटली कंट्रोल्ड था। विक्टिम्स का किलर से कोई कनेक्शन नहीं मिला और किलर के मोटिव का एक भी क्लू पुलिस के पास नहीं था। लेकिन बाद में प्रूव हुआ कि यह जोडिक किलर का पहला डॉक्यूमेंटेड अटैक था। फिर उसके बाद 4 जुलाई 19 स्प्रिंग पार्क में एक पार्कड कार के अंदर डार्लिन फेरन और माइक मेगन बैठे थे। इस बार किलर ने अपना मेथड चेंज किया। कार के पास आकर उसने फ्लैश लाइट डायरेक्टली डार्केन के ऊपर करी। डार्लिन को कुछ दिखाई नहीं दिया और किलर ने इमीडिएटली फायर कर दिया। किलर शांति से वापस जाकर अपनी कार में बैठ गया और ड्राइव करके निकल गया। फिर जब पुलिस साइट पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब एक फोन बूथ से कॉल आया, एक काम स्टडी वॉइस, आई शूट देम। फोन बूथ क्राइम सीन से सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी पर था, लेकिन पुलिस फिर भी किलर को नहीं पकड़ पाई। किलर ने कोई पैनिक नहीं दिखाया, ना कोई रनिंग का साइन दिया और अपनी वॉइस में कोई नर्वसनेस नहीं दिखाई थी। ये अटैक क्लियर करता है कि किलर किसी डर और चुप कर काम नहीं कर रहा था। उसका हर स्टेप कैलकुलेटेड था। फिर उसके बाद 27 सितंबर 1969 को लेक बेराइसिया में दो स्टूडेंट ब्रायन हार्टेल और सेसिलिया शेफर्ड पिकनिक कर रहे थे। ये जोडिक का सबसे अनयूजुअल अटैक था, क्योंकि इस बार उसने कस्टम ब्लैक हुड पहना हुआ था और चेस्ट पर व्हाइट सिंबल थे। इस बार उसने गन नहीं चलाई, उसने चाकू यूज किया, जो उसके पुराने पैटर्न से पूरी तरह अलग था। विक्टिम्स के सामने उसने शांति से अपना सिंबल एक्सप्लेन किया, उनसे बात की, फिर चाकू से अटैक किया। वहां से जाते वक्त उनकी कार पर लिख दिया, पहले वाले 2 अटैक्स डेड और बाय एन नाइफ। ये मैसेज स्टोरी टेलिंग नहीं था, ये कंट्रोल दिखाने का मेथड था कि किलर अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को सिटी में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइल को हेडशॉट दिया गया। ये अटैक रैंडम था, क्योंकि किलर ने विक्टिम को चूज नहीं किया था, बस टैक्सी स्टॉप करवाई और अटैक किया। 3 बच्चों ने किलर को क्लियर देख लिया था। पुलिस सिर्फ कुछ सेकंड दूर थे, करीब 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन भीड़ भाड़ की मिस्टेक ने सब कुछ बदल दिया। सस्पेक्ट को ब्लैकमेल बोला गया, जबकि किलर एक्चुअली में व्हाइट था। 2 पुलिस ऑफिसर ने एक व्हाइट मैन को कैजुअली वाल करते देखा पर इग्नोर कर दिया। किलर शांति से क्राइम सीन से वॉक करके निकल गया और एग्जिट हो गया। ये उसकी प्लानिंग नहीं थी, ये उसकी कंपोज्ड नेचर दिखाती थी। जोडिक पैनिक नहीं करता था, सिचुएशन को पढ़कर मूव करता था। मर्डर्स के बाद जो चीज जोडिक को अलग बनाती थी वो उसके लेटर्स थे। जोडिक ने न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली लेटर्स भेजना शुरू किया, जिसमें मिसिंग डिटेल्स कभी सही तो कभी गलत होती और हैंड राइटिंग वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती। ये लेटर्स सिर्फ कंफ्यूजन नहीं थे, ये साइकोलॉजिकल अटैक थे। पुलिस अगर लेटर को इग्नोर करे तो पैनिक बढ़े, फॉलो करे तो गलत डायरेक्शन मिल सकती थी। मीडिया को उसने एक टूल बना लिया था। हर न्यूज़पेपर के थॉट वो पब्लिक फियर को कंट्रोल कर रहा था। एक साइफर पब्लिक ने सोल्व किया, जिसमें किलर ने बोला, आई लाइक किलिंग बिकॉज इट्स फन। ये लाइन्स किसी मोटिव को क्लेरिफाई नहीं करती, ये सिर्फ एक चीज दिखाती है कि किलर साइकोलॉजिकल तरीके से अटेंशन चाहता था। जोडिक की जेनेसी उसके मर्डर टेक्निक में नहीं थी, उसके अनप्रेडिक्टेबल माइंड में थी। वो हर अटैक का स्टाइल चेंज करता, अपने वेपन्स को चेंज करता, लोकेशन चेंज करता और साथ ही कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं करता और हमेशा रैंडम विक्टिम्स को चूज करता और हमेशा क्लूज को मिक्स करता, कभी सही तो कभी गलत, जिससे मीडिया हमेशा मैनिपुलेट होती और हर जगह अपने कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन को डिले करता। इन्वेस्टिगेटर्स के पास ना फिंगरप्रिंट होते, ना कोई हैंड राइटिंग और ना ही डीएनए रिपोर्ट। सिस्टम के रूल्स के अगेंस्ट काम करने में जोडिक परफेक्ट था। उसने इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन हर लेटर के साथ बदला। कई डिसेट्स के बाद भी जोडिक अभी तक पकड़ नहीं गया। उसकी आइडेंटिटी आज तक कंफर्म नहीं हुई और उसको मोटिव क्या था ये कोई नहीं जानता। जोडिक नाम सिर्फ एक किलर का नहीं, जैसे क्रिमिनल का सिंबल बन गया जो सिस्टम के हर लूप होल को समझकर उसके अगेंस्ट चलने में एक्सपर्ट था। 50 साल बाद भी लेक हर्मन रोड से लेकर सैन फ्रांसिस्को टैक्सी मर्डर तक हर इंसिडेंट अमेरिका के क्राइम हिस्ट्री का मोस्ट कंफ्यूजिंग पजल बना हुआ है और जोडिक हर जगह प्रेजेंट था पर कहीं कैप्चर नहीं हुआ। वो एक शेडो था जो हर अटैक के बाद और गहरा हो गया और जब तक उसकी आइडेंटिटी ऑफिशियल कंफर्म नहीं होती, जोडिक किलर एक अनसोल्व्ड नाइटमेयर ही रहेगा।